हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 3, जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। इस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वेटेज वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होता क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए फिजिको केमिकल अप्रोच को अप्लाई करना, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के कंसेप्ट को अप्लाई करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाता है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन हम सेकंड चैप्टर, जो इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं उसमें, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और किस अगर हम थोड़ा सा और अपर हायर स्टडीज में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट और पढ़ते हैं बायोफिजिक्स। तो ये दोनों एक्चुअल में फिजिको केमिकल अप्रोच ही है, तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की ब्रांचेज हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमें आगे दिखाई देते हैं जीएन रामचंद्रन, जो कोलिजन फाइबर था। कोलिजन फाइबर के लिए ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर देने वाले जीएन रामचंद्रन थे। कोलेजन फाइबर की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर देने वाले जीएन रामचंद्रन थे। इस पेज पे एक और ध्यान रखना है, लाइनस पॉलिंग। जो लाइनस पॉलिंग है, इसने प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए अल्फा हेलिक्स और बीटा पैलेटेड शीट का मॉडल दिया था। तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए लाइनस पॉलिंग ने अल्फा हेलिक्स और बीटा पैलेटेड शीट का मॉडल दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि हम सभी जानते हैं सेल बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। तो सेल बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं या सेल से मिलके बने होते हैं। सेल की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल डिस्कवर जो की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल डिस्कवर जो की गई थी वो ओक ट्री से डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल देखी थी? तो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी। अगर हमसे पूछे कोई सेल थ्योरी गिवन बाय, तो मैथियस लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। अगर हमसे पूछे कि सेल थ्योरी गिवन बाय, तो मैथियस लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। अगर हमसे पूछे कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी गिवन बाय, तो हम यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो बोलेंगे। अब इन तीनों ने क्या क्या किया था हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथियस लाइडेन की। तो मैथियस लाइडेन का जो काम चल रहा था, जो रिसर्च चल रही थी, वो 1838 में चल रही थी। जो मैथियस लाइडेन है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट है। जर्मन बॉटनिस्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स के ऊपर डिस्कवरी करेंगे, प्लांट्स के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इसने जब प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, तो प्लांट को ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि सभी प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल से टिश्यू बनाता है और उन टिश्यू से मिलकर प्लांट बनता है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी और वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर और प्लांट्स बनाते हैं। तो इस तरह से मैथियस लाइडेन का एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। तो मैथियस लाइडेन का ये स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं थियोडोर स्वान। जो थियोडोर स्वान है वो 1839 में काम चल रहा था। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है तो सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर ही अपनी रिसर्च करेंगे। तो एनिमल्स की जब स्टडी कर रहे थे, तो एनिमल्स की स्टडी करते समय बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, क्योंकि एनिमल्स के बारे में जब तक पढ़ा था। अब एनिमल्स की और डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद पता चला कि एनिमल सेल के पास एक आउटर बाउंड्री होती है, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि वो आउटर बाउंड्री होती है, ऐसा बताने वाले थे थियोडोर स्वान। तो थियोडोर स्वान ने बताया था कि आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब इसके बाद एक और चीज बताई, क्या कि एनिमल सेल तो पढ़ी ही, साथ में प्लांट्स के ऊपर भी इसने रिसर्च किया। प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद बताया
कि जो प्लांट सेल है उसके पास एक यूनिक फीचर होता है जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। मतलब प्लांट सेल के पास एक यूनिक फीचर है जो कि हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, वो एनिमल सेल के पास नहीं होता है। तो अब आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लांट सेल की क्या होगी? तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, अब इसका एक हाइपोथेसिस आया क्योंकि इसने प्लांट और एनिमल दोनों की स्टडी की थी। तो प्लांट और एनिमल दोनों की स्टडी करने के बाद स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसके अकॉर्डिंग ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। मतलब स्वान का एक हाइपोथेसिस आता है कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल के ही बने होते हैं। अब इस हाइपोथेसिस और ये ऊपर जो भी स्टेटमेंट गए इन सबको और ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब कि इन सबको एक फॉर्मुलेट किया गया। तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी किस किसने फॉर्मुलेट की? स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की और फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी का जो स्टेटमेंट आया तो वो स्टेटमेंट था ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। अब स्टेटमेंट आने के बाद इनसे पूछा गया कि नई सेल कहाँ से आएगी, तो ये नई सेल का ओरिजिन नहीं बता पाए। फिर एक और साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855 में आए। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? तो एक स्टेटमेंट बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसको सेल लीनिएज भी बोलते हैं, सेल लीनिएज थ्योरी भी इसी को बोलते हैं। लीनिएज का मतलब होता है वंशावली। मतलब एक वंशावली का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से दूसरी नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से जाते हैं। तो इसमें इसको हम सेल लीनिएज थ्योरी भी मानते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि सभी नई सेल्स अपनी पुरानी सेल से ही डिवाइड होके बनती हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट कहा था। तो इसने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल का फॉर्मेशन बताया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो रुडोल्फ विर्चो है उसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दे दिया। तो फाइनल शेप गिवन बाय सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। अब सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था? तो भी हम रुडोल्फ विर्चो का ही नाम बताएंगे। अब अगर पूछेगा तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो एंड सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। अब मॉडिफाइड सेल थ्योरी के जो दो स्टेटमेंट बने, आज हम इन दो स्टेटमेंट को क्या जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। सभी और सेल्स अपनी पुरानी सेल से ही ओरिजिनेट होती हैं। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये दो स्टेटमेंट आज हम सेल थ्योरी में जानते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल में। सेल के ओवरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं जैसे कि ऑनियन पील, ऑनियन आता है प्लांट में। ह्यूमन चीक, ह्यूमन चीक मतलब कि एनिमल सेल की बात कर रहा है। तो ये ऑनियन पील क्या है? प्लांट सेल की बात कर रहा है। प्लांट सेल है तो इसके पास सेल वॉल भी होगा। ये एनिमल सेल है तो इसके पास सेल वॉल नहीं होगा। तो ये क्या है? एनिमल सेल, तो इसके पास सेल वॉल नहीं होगा। तो अब अगर हम आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करें तो प्लांट सेल के पास आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? सेल वॉल है, जो कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। तो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब आउटर मोस्ट बाउंड्री जब सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के लिए डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर वर्ड लिखा है। यहाँ पे डिलिमिटिंग का मतलब होता है आउटर मोस्ट बाउंड्री, या फिर हम कहें लिमिटेशंस। जो बाहर की बाउंड्री है वो क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन है। किसमें? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में कौन था? प्लांट सेल में सेल वॉल हुआ करती है। अब हम आगे बात करते हैं इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। हमने सेल देख ली, सेल में सेल वॉल बाहर सबसे वो देख ली प्लांट सेल में। उसके अंदर जाते तो हमें सेल मेम्ब्रेन मिल गई। सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाते तो हमें साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म में एक डेंस मेंबर मिलेगा, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड एक मेंबर मिलेगा जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम हुआ करता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल रखता है अपने पास। क्रोमोसोम के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या है वो जेनेटिक मटेरियल? हम जानते हैं डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर्स का या करेक्टर्स का और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करेगा, उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोला करते हैं। तो हम जानते हैं कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल हुआ करता है। आगे हम बात करते हैं
कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एनवेलप था, जो कवरिंग थी, उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं आगे साइटोप्लाज्म की। तो अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, मेन एरिना फॉर देयर सेलुलर एक्टिविटी, मतलब कि कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेलुलर एक्टिविटी के लिए मेन एरिना होता है। सबसे पहले तो हम जाने कि सेलुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी, तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होगी। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, ऑल रिएक्शंस इनसाइड ए बॉडी नोन एज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कि सभी रिएक्शन जो भी बॉडी में हो रही हैं उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन मान लेते हैं। तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो उसका एक अकेला साइट है जो कि इस साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे अकेला साइट नहीं बोलेंगे, मतलब मेन साइट है, मेन साइट फॉर सेलुलर एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म। अब क्यों है जरूरत उसकी, तो सभी तरह की रिएक्शंस थी तो लिविंग स्टेट को बनाए रखने के लिए। तो लिविंग है तभी तो, तब लिविंग है ना जब उसमें रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ऑर्गेनेल्स की। अगर हम ऑर्गेनेल्स के बेसिस से बात करें तो दो तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेनलेस और मेम्ब्रेनस। मतलब कि मेम्ब्रेनस कौन होता है या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन होता है, जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हुआ करते हैं। कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गई, वैक्यूल्स हो गए, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट हुआ करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट में कुछ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में मिलता है। यूकैरियोट में कैसा मिलेगा, 80S टाइप का यूकैरियोट में मिलेगा, और प्रोकैरियोट में कैसा मिलेगा, तो 70S टाइप का प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। एस क्या है यहाँ पे, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, हम उसको हम आगे पढ़ेंगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन देखने को मिलेगा। तो अब प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल, कौन सा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलेगा। अब एनिमल सेल कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड द सेंट्रोसोम। एनिमल्स के पास एक और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल हुआ करता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, या कौन सा है वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, जो कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है मेम्ब्रेन लेस होता है, जो कि एनिमल सेल में ही होगा, प्लांट सेल में नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शेप किस तरह का होगा सेल का। तो साइज, शेप, एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट सेल की डिफरेंट डिफरेंट हुआ करती है। तो साइज, शेप, एक्टिविटीज डिफरेंट सेल की डिफरेंट होती हैं। तो किस तरह से होती हैं, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जो सेल है उसका शेप और उसका साइज उसकी फंक्शन पे डिपेंड करता है। उसका शेप और उसका साइज उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। किस तरह से वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे साइज दिया हुआ है कुछ का, स्मॉलेस्ट सेल जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, स्मॉलेस्ट सेल जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, वो उसका साइज दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर। ध्यान देना है कि माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है, माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है। अभी जो माइकोप्लाज्मा ग्रुप है इसका एवरेज साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। अभी अभी हमने देखा था कि जो सेल्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं कि ये आरबीसी है, आरबीसी कैसी है, राउंडेड है और बाइकोनकेव है। बाइकोनकेव क्यों हो गई, क्योंकि इसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया गया, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी निकाल दिए गए, जिस वजह से बाइकोनकेव हो गई। अब क्यों निकाले गए, तो माइटोकॉन्ड्रिया मेन साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, जबकि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन कैरिंग,
मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने का काम ही आरबीसी का है। और आरबीसी के अगर अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया उसके ऑक्सीजन को खुद ही यूटिलाइज कर लेगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए इसके माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को निकाल दिया गया, जिस वजह से बाइकॉन वो राउंडेड शेप की हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड शेप की सेल कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। हम ये जानते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है वो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है। तो डब्ल्यूबीसी जब इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है तो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को मारने का, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को मारने का काम डब्ल्यूबीसी का ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं ब्लड वेसल है, जैसे ब्लड वेसल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। एंडोथेलियम में जो सेल्स होती हैं वो सेल्स पास पास में होती हैं, इसके बीच में कुछ स्पेस बहुत नाम मात्र के लिए हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं फ्लैट सेल हैं तो अटैच होती हैं एक दूसरे से। अब मान लो यहाँ पे एक डब्ल्यूबीसी थी, डब्ल्यूबीसी इसके अंदर जा रही है और ये डब्ल्यूबीसी जैसे ही इसके अंदर जा रही है तो इन्फेक्शन हो गया। यहाँ डब्ल्यूबीसी जा रही है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। अब इस डब्ल्यूबीसी को यहाँ से बाहर जाना है इन्फेक्शियस साइट पे। इन्फेक्शियस साइट पे किस तरह से जा सकती है? तो ये जो थोड़ा बहुत स्पेस होगा इस एंडोथेलियम की मेम्ब्रेन से क्रॉस करके स्क्वीज होके ये जाएगी इन्फेक्शियस साइट तक। और इन्फेक्शियस साइट तक जब पहुंच जाएगी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। जो डब्ल्यूबीसी है वो स्क्वीज होके एंडोथेलियम से बाहर चली जाएगी इन्फेक्शियस साइट पे। उस प्रोसेस को हम डायपेडेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम कहाँ होती है? जीआईटी में ये प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बेसिकली स्टमक और इंटेस्टाइनल रीजन में देखने को मिलती है। इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का इसका मेन फंक्शन हुआ करता है। तो मेन फंक्शन इसका एब्जॉर्प्शन का है। साथ में अब हम बहुत सा जब खाना खाते हैं तो खाने में संभावना है कि उसमें माइक्रोब्स जा सकते हैं। तो माइक्रोब्स अपने सीलों में कैविटी, यानी कि माइक्रोब्स अपनी बॉडी कैविटी के अंदर ना चले जाए, तो उसके लिए बैरियर का काम करती है। ये जो कॉलमनर एपिथेलियम माइक्रोब्स के लिए इम्परमेबल होती है और बैरियर का ये काम किया करती है, इसलिए यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम लगाए जाते हैं और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है। दूसरी बात करते हैं नर्व सेल। नर्व सेल क्या करेगी? नर्व सेल का काम होता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन। अब नर्व इम्पल्स कंडक्शन कंडक्शन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करेगी। तो इसकी शेप होनी कैसी चाहिए? इसकी शेप एलोंगेटेड होनी चाहिए, जैसा कि इसमें दिख भी पा रही है, एलोंगेटेड शेप की है और ब्रांच्ड भी है, क्योंकि अलग अलग जगह पे इसको नर्व इम्पल्स को भेजना होता है, तो इसीलिए ब्रांच्ड और एलोंगेटेड हुआ करती है। अब बात करते हैं ट्रैकेड की। ट्रैकेड क्यों एलोंगेटेड है? ट्रैकेड जो होता है वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा होता है। अब वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है तो क्या करेगा? ये मिनरल्स को और वाटर को ट्रांसफर कराता है। अब ट्रांसलोकेट कराएगा या फिर हम कहें कंडक्ट कराएगा वाटर और मिनरल को। जब इसका भी काम कंडक्शन का है तो ये भी कैसा होगा? एलोंगेटेड हुआ करता है। बात करते हैं मेसोफिल सेल की। मेसोफिल सेल क्या होती हैं? फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अब गैसेस को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, गैसेस को इजीली रिलीज कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, बेसिकली एक्सचेंज कर सके, तो उसके लिए यहाँ पे एयर कैविटीज होती हैं। और ये एयर कैविटीज तभी आ सकती हैं जब इसकी शेप राउंड और ओवल शेप की हो, तभी इसके बीच में स्पेस आ सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे थे यहाँ पे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज कितना था? जो माइकोप्लाज्मा था उसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे ये। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया का साइज। नॉर्मली बैक्टीरिया का साइज दिया हुआ है 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये याद रखना है। अगर बैक्टीरिया का साइज पूछेगा तो हमें 3 to 5 माइक्रोमीटर ही लगाना है। आगे लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड ओस्ट्रिच एग को हम लार्जेस्ट सेल मानते हैं। अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर हुआ करता है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के केस में लार्जेस्ट सेल फीमेल ओवम या फीमेल एग सेल जो होती है उस वो लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन में। लॉन्गेस्ट नहीं बोला, लार्जेस्ट बोला है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल आएगी। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो ह्यूमन में स्पर्म सेल जो होती है
वो स्मॉलेस्ट सेल हुआ करती है। अभी अभी हमने देखा था कि जो शेप है, साइज है, वो डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दिए भी हैं, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की। प्रोकैरियोट में प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस अगर होगा तो हम उसको प्रोकैरियोट बोल देंगे। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्यों बोला? कि न्यूक्लियस एक सेल हो गई, इस सेल के पास डीएनए तो है, लेकिन इस डीएनए के पास कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। तो न्यूक्लियर एनवेलप जब नहीं है तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए या प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है यहाँ पर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक्चुअल में साइनो बैक्टीरिया होता है। तो ये कौन होगा? साइनो बैक्टीरिया। तो साइनो बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी आएगा इसमें, पीपीएलओ, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का एक मेंबर है। पीपीएलओ जो है वो माइकोप्लाज्मा का ही मेंबर हुआ करता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल का छोटा होता है और बहुत तेजी के साथ ही मल्टीप्लाई करता है, बहुत तेजी के साथ। यूकैरियोटिक सेल से तो बहुत ज्यादा तेजी के साथ ही मल्टीप्लाई किया करता है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो इकोलाई, इकोलाई जो होता है वो 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, जबकि ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल 24 घंटे लेती है डिवीजन में, 24 आवर्स। तो ह्यूमन सेल 24 आवर ले रही है, जबकि इकोलाई 20 मिनट्स में डिवाइड कर ले रहा है। तो डिफरेंस इस तरह से आया करता है। अगर हम इनके शेप की बात करें तो इनका शेप अलग अलग होता है, जैसे कि बेसिलस रॉड शेप, अगर रॉड शेप का है तो बेसिलस हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसमें हम इकोलाई को एग्जांपल ले सकते हैं। कोकस स्फेरिकल हो सकता है, कोकस में हम ले सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया। विब्रियो कोमा शेप होता है कुछ इस प्रकार से, ये कोमा शेप हुआ करता है, तो इसमें विब्रियो कोलेरा एग्जांपल में आ जाएगा। स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है, रोडोस्पाइरलम कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये रोडोस्पाइरलम आ जाएगा, ये इसके फ्लैजिला होगा। यहाँ से इस तरह से एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म चाहे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इसका सेम रहेगा, चाहे कोई सा भी बैक्टीरिया हो या किसी भी वैरायटी का बैक्टीरिया रहा हो, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम ही रहेगा, फंडामेंटल सेम रहेगा। कैसे? एक सेल वॉल है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए होगा। तो ये आइडियल कंडीशन है बैक्टीरिया की, तो ये होगा ही होगा चाहे बैक्टीरिया किसी भी टाइप का रहा हो। अब सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट वन, कौन सा? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, तो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब जबकि इसके पास माइकोप्लाज्मा जो है इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का या डिफरेंट डिफरेंट शेप ये ले सकता है, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करता है। अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसके पास कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है। क्यों नहीं है न्यूक्लियस? कि डीएनए तो था इसके पास, डीएनए के पास कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, और न्यूक्लियर एनवेलप के बिना हम कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं मानेंगे। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? नेक्ड होगा। नेक्ड क्यों है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, इसीलिए हम इसको नेक्ड डीएनए बोलते हैं। इसका जो जीनोमिक डीएनए है वो कैसा होता है? जीनोमिक डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हुआ करता है। जीनोमिक डीएनए से मतलब क्या है? कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में यहाँ पे मैंने डीएनए बनाया, ये डीएनए जो है ये मेन डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए है। किस तरह का है ये डीएनए? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ करता है ये। और कैसा होगा? सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, साथ में सर्कुलर होगा। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है, यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर हुआ करता है। अगर इसके बारे में और थोड़ा सा जाने तो जीसी रिच होता है ये, जीसी रिच, गुआनिन साइटोसिन रिपीटेशन इसमें ज्यादा होंगे, तो जीसी रिच देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं। अब इस मेन डीएनए, ये जो मेन डीएनए इसको हम जीनोम भी बोल सकते हैं, इसका जीनोमिक डीएनए इसको बोलते हैं। अब इस मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए इसमें होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, वो भी ये डीएनए यहाँ पे। ये डीएनए कैसा है? ये डीएनए भी, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड कैसा होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा। ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, साथ में सर्कुलर भी होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होगा, एक एडिशनल फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है। क्या वो एडिशनल यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है? तो वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनाता है। मतलब अगर किसी के पास प्लाज्मिड है तो वो स्पेसिफिक टाइप की एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। अब नेक्स्ट क्या है? हायर क्लास में हम पढ़ेंगे। हायर क्लास में जब पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा हमें कि डीएनए इज यूज्ड, प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड फॉर द मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। मतलब कि एक हम बायोटेक्नोलॉजी में जीन ट्रांसफर की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका यूज करते हैं जीन ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर का पता लगाने के लिए हम इस डीएनए का, कौन सा डीएनए? प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका मेनली यूज किया जाता है। एज वेक्टर भी इसका यूज करते हैं। वेक्टर मतलब वाहक। तो एक सेल के अंदर अगर डिजायर्ड डीएनए एंटर कराना है तो उसके लिए हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप तो है नहीं, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलेगा। अब इसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। क्या है मीजोसोम? इनफोल्डिंग है। मीजोसोम है क्या? इनफोल्डिंग है। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की। तो होता क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिपिकल बैक्टीरिया। अभी अभी हमने देखा माइकोप्लाज्मा का साइज दिया था 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का साइज दिया था 3 to 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया का साइज दिया है 1 to 2 माइक्रोमीटर। याद रखना है, जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से हमें आंसर करना है, क्योंकि तीनों डेटा एनसीईआरटी के हैं। कि अगर माइकोप्लाज्मा का पूछेगा तो हम 3.3 माइक्रोमीटर लगाएंगे, स्मॉलेस्ट सेल पूछेगा तो हम माइकोप्लाज्मा लगाएंगे, साइज बेसिस पे पूछेगा तो हम बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर लगाएंगे, टिपिकल बैक्टीरिया का पूछेगा तो 1 to 2 माइक्रोमीटर लगाएंगे। अब पीपीएलओ, पीपीएलओ का साइज अगर पूछेगा तो 0.1 माइक्रोमीटर हम लगाएंगे, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है। ये एक्चुअल में पीपीएलओ कुछ नहीं, मेंबर है एक माइकोप्लाज्मा ग्रुप का। वायरस क्या है? वायरस लिविंग में हम कंसीडर नहीं करते, इसको हम एक्सेप्शन भी मानते हैं सेल थ्योरी का। क्यों? क्योंकि सेल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं किसी को भी सेल हम कब बोल सकते हैं कि उसके पास कम से कम ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं? तो सेल कंप्लीट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन हो, इसके साथ में जेनेटिक मटेरियल हो, और जेनेटिक मटेरियल के साथ में साइटोप्लाज्म हो। अगर किसी के पास ये तीनों चीजें हैं तो हम उसको सेल कंसीडर कर सकते हैं, और अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो हम उसको सेल कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसी तरह से वायरस के पास साइटोप्लाज्म तो होता नहीं, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन और अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो भी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन के नाम पे इसके पास कैप्सिड हुआ करता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन नहीं मानते हैं। तो इसके पास कंपोनेंट पूरे नहीं है, इसलिए हम इसको लिविंग भी नहीं मानेंगे। इसका साइज कितना होता है? 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर हुआ करता है। अगर हम टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 10 से 20 माइक्रोमीटर की ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो होती है। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? एक माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू द पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर। ये कन्वर्जन याद रखना है। ये जो यूनिट है माइक्रो की, इसको चेंज करके भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल एनवेलप की। अब सेल एनवेलप क्या है और उसके मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है।
तो सेल एनवेलप की बात करते हैं तो सबसे बाहर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सबसे बाहर जो हमें मिलेगा वो ग्लाइकोकैलिक्स होगा। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर मिलेगा। उसके अंदर हमें मिलेगी सेल वॉल, और सेल वॉल से अंदर अगर हम आते हैं तो हमें मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब ये हमें मिले ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जब हमें मिले तो हम इन तीनों को मिला के बोलते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। और इसी सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट को हम बोलते हैं सेल एनवेलप। तो इसी सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट को हम सेल एनवेलप बोलते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर हो गई, सेल वॉल उसके अंदर हो गई, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर हो गई। जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, पेरिसाइटोप्लाज्मिक स्पेस इसको बोलते हैं। पेरिसाइटोप्लाज्मिक स्पेस किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्पेस बचेगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, पेरिसाइटोप्लाज्मिक स्पेस या पेरिप्लाज्मिक स्पेस इसको बोलते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से काम करता है जैसे लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल में काम करता है। तो इसके पास ये यूकैरियोट सेल नहीं है तो इसके पास लाइसोसोम भी नहीं होगा। तो लाइसोसोम का जो काम करेगा वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, वही काम लाइसोसोम की तरह किया करता है। कहाँ होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस? तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। अब आगे, अब सबसे बाहर की लेयर को देखते हैं। सबसे बाहर की लेयर कौन सी थी? ग्लाइकोकैलिक्स थी। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का होता है। अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स को समझें तो ग्लाइकोकैलिक्स हमें दो तरीके का मिलेगा। कैसा कैसा? सबसे पहला टाइप मिलता है स्लाइम लेयर, दूसरा टाइप हमें इसका मिलेगा कैप्सूल। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्लाइम लेयर को समझ लेते हैं कि स्लाइम लेयर क्या होता है। तो अगर हम स्लाइम लेयर की बात करें तो स्लाइम लेयर के पास क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो जो स्लाइम लेयर होता है वो लूज होगा, लूज शीथ। साथ में जो स्लाइम लेयर है वो पॉलीसैकेराइड का बना होता है, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का ये बना होगा। साथ में अब काम क्या करेगा ये? तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच कराने का काम करता है। जो स्लाइम लेयर है हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है कि कोई भी सतह है, कोई भी सतह से इसको अटैच कराना है तो वहां पे स्लाइम लेयर काम किया करती है। अब बात करते हैं कैप्सूल की। तो स्लाइम लेयर हमने क्या क्या पढ़ा? स्लाइम लेयर एक लूज शीट होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, अटैचमेंट में हेल्प करती है सबस्ट्रेटम से। अब हम बात करते हैं कैप्सूल की। तो कैप्सूल क्या है? कैप्सूल हम इधर पढ़ते हैं। कैप्सूल में नया क्या क्या देखेंगे हम? तो जो कैप्सूल होता है वो टफ होगा। स्लाइम लेयर लूज थी, कैप्सूल टफ है। किसका बना है? पॉलीसैकेराइड के साथ साथ इसमें पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं। पॉलीसैकेराइड तो होते ही हैं, साथ में पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं। और इसी पॉलीपेप्टाइड की मदद से कैसा हो जाता है? तो रिजिड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या करेगा ये? तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे? तो हम कह सकते हैं प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। जिस होस्ट के अंदर ये इन्फेक्शन करेगा उस होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने का काम होगा कैप्सूल का।
जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है वो होस्ट के अंदर इन्फेक्शन करने जब जाएगा तो वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच जाएगा। तो कैप्सूल किससे का बचा रहा है, तो सबसे पहले तो रिजिड होता है, टफ होता है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों का बना होता है और होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाया करता है। तो यहाँ पे हमने ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल की। सेल वॉल के बेसिस पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। सेल वॉल जो बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, नाग और नाम का पॉलीमर है। तो अगर हम सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल है क्या, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर। क्यों बोला हेट्रोपॉलीमर, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से वो डिफरेंट कंपोनेंट हो सकता है, तो सबसे पहला डिफरेंट कंपोनेंट नाग, एन एसिडाइल ग्लूकोजामाइन, और दूसरा होता है नाम, एन एसिडाइल म्यूरेमिक एसिड। तो एन एसिडाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिडाइल म्यूरेमिक एसिड का ये बना हुआ करता है। अब आगे बात करते हैं। तो सेल वॉल हमने देख लिया बेसिकली बना किसका है, तो नाग और नाम का पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। इसके अलावा क्या क्या इसके पास होता है, किसके बेसिस पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं। तो अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें कौन कौन मिलेगा, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, जो एक स्टेन होता है जिसको हम क्रिस्टल वॉयलेट बोलते हैं, एक स्टेन होता है क्रिस्टल वॉयलेट। अभी टेक्निक थी, एक क्रिश्चियन ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट था, और एस सी ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने एक स्टेनिंग टेक्निक दी थी जिसको ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। उस ग्राम स्टेनिंग में जो कलर ले लेगा वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा और जो कलर नहीं लेगा वो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। तो इस स्टेनिंग में करते क्या है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया थे बैक्टीरिया को लेंगे, बैक्टीरिया को हम क्रिस्टल वॉयलेट क्रिस्टल वॉयलेट से ट्रीट कराते हैं। बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट से ट्रीट कराने के बाद इसमें KI सॉल्यूशन, पोटेशियम मतलब कि आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अब आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद, आयोडीन सॉल्यूशन इसलिए डाला जाता है KI कि मॉडरेंट की तरह से डाला जाता है। अब इसके बाद हमने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट डाला, आयोडीन डाला, आयोडीन डालने के बाद इसको हम एसीटोन या अल्कोहल से वॉश कर देंगे, एसीटोन या अल्कोहल से हम इसको वॉश कर देंगे। अल्कोहल से वॉश करने के बाद क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा है कलर या जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन है वो रिमूव हो जाएगा, जिसके पास भी एक्स्ट्रा होगा। मतलब कि अब हमने ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव देखे थे बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन में, सॉरी सेल वॉल में कलर अंदर चला गया। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में क्रिस्टल वॉयलेट जो कलर था वो अंदर चला गया है, जिस वजह से इसने कलर रिमूव नहीं किया। जबकि ये जो ग्राम नेगेटिव था इसकी सेल वॉल में कलर नहीं गया, जिस वजह से कलर को इजीली एसीटोन या अल्कोहल के द्वारा रिमूव करा देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, एक एडिशनल लेयर होती है ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में, जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो इस ग्राम नेगेटिव के पास पॉलीसैकेराइड की बनी हुई एक लेयर और होती है जो कि कलर को इसके ऊपर रुकने नहीं देती है, जिस वजह से ये ग्राम नेगेटिव कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। तो हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव देखे। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है मोस्ट प्रोबेबली वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही हुआ करता है। आगे हम बात करते हैं कौन कौन यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है, कौन सी स्ट्रक्चर है वो, मीजोजोम। मीजोजोम क्या है, जैसे कि ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल में मैं बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन बना रहा था। तो इस सेल मेम्ब्रेन बनाते समय कहीं कहीं पे कुछ इस प्रकार से इनफोल्डिंग आ गए, कुछ इस प्रकार से इनफोल्डिंग आ गए। इस इनफोल्डिंग को मैं नाम दूंगा
अभी तो कुछ भी नाम नहीं है। इनफोल्डिंग के अंदर अगर एंजाइम आ जाएंगे, कौन सा एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम, जब इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम आ जाएंगे तो ये रेस्पिरेशन करने लगेगा। रेस्पिरेटरी एंजाइम आ गए, इनफोल्डिंग के पास जैसे रेस्पिरेटरी एंजाइम आए तो ये रेस्पिरेशन करेगा। अब जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो इसका नाम हो जाएगा मीजोजोम। तो मीजोजोम का मेन फंक्शन क्या था, रेस्पिरेशन। बना कैसे, ड्यू टू द इनफोल्डिंग और इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फंक्शन हम यहाँ पे देखते हैं कि है क्या, ये एक्सटेंशन है। क्या है, एक्सटेंशन किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हुआ करता है। क्या काम करेगा, वेसाइकल बनाएगा, ट्यूब्यूल्स बनाएगा, लेमिला बनाएगा। ये मेन 3 काम है इसके मेसोजोम के। और क्या करेगा रेस्पिरेशन के अलावा, तो वेसाइकल बनाएगा, ट्यूब्यूल्स बनाएगा, लेमिला बनाएगा। इसके अलावा भी कुछ करेगा क्या, तो हाँ, इसके अलावा सेल वॉल बनाएगा। सेल वॉल बनाएगा, पहला काम, जो 3 काम से अलग, सेल वॉल बनाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। फिर सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होता है। सेल डिवीजन के साथ साथ रेस्पिरेशन तो कर ही रहा था, जो कि मेन फंक्शन है इसका। इसके साथ ही सिक्रेशन प्रोसेस में, मतलब कि कुछ सिक्रेट करना है, कुछ वेसाइकल बना के सिक्रेट करना है, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इनफोल्डिंग जो होती है वो सरफेस एरिया बढ़ाने के काम में आती है, तो ये सरफेस एरिया भी बढ़ाएगा। अब अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो एंजाइम कंटेनिंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ेगा। अब इतना काम जो कर रहा है वो मीजोजोम कर रहा है। तो मीजोजोम के एक बार काम देखते हैं। तो मीजोजोम ने क्या क्या किया, वेसाइकल बनवाएगा, ट्यूब्यूल्स बनवाएगा, लेमिला बनवाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन करवाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल से करवाएगा। रेस्पिरेशन तो इसका मेन काम है ही है। सेक्रेशन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। सरफेस एरिया बढ़ाएगा, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाएगा। तो ये काम किसके हो गए, मीजोजोम के हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें इसमें एक और इनफोल्डिंग मिलती है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर इनफोल्डिंग के पास एंजाइम आ गए, रेस्पिरेटरी एंजाइम, तो ये कहलाएगा मीजोजोम। और वहीं पे अगर इनफोल्डिंग के पास, ये इनफोल्डिंग हुई और इस इनफोल्डिंग के पास पिगमेंट आ गए। अब वो पिगमेंट कैसे हो सकता है, वो पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सकता है। तो ये जो पिगमेंट आए, ये फोटो सिंथेटिक, उसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कलर पिगमेंट। अगर इसके पास कलर पिगमेंट आ गए तो यह फोटोसिंथेसिस करेगा और इसका नाम हो जाएगा, अब इनफोल्डिंग का नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेटोफोर। यहाँ पे इनफोल्डिंग का नाम हो जाएगा क्रोमेटोफोर। तो एक और इनफोल्डिंग की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल में और क्या क्या होगा। बैक्टीरियल सेल कुछ मोटाइल होती हैं, कुछ नॉन मोटाइल होती हैं। मोटाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, उसको हम मोटाइल बोलते हैं। जो इस जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती उसको नॉन मोटाइल बोलते हैं। जो खुद जा सकती है वो मोटाइल है, जो नहीं जा सकती है उसको किसी मीडियम के द्वारा या किसी हवा के द्वारा भेजा जा सकता है, तो वो नॉन मोटाइल होता है, जिसके पास कुछ भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। अगर हम इसके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे बात करें तो इसके पास फ्लैजिला होगा, साथ में कुछ पिली होगी। फ्लैजिला होता है, पिली होता है, फिम्ब्री होती है। फिम्ब्रे जो होती है ना, तो फिम्ब्रे एक्चुअल में स्मॉल पिली ही होती है। फिम्ब्रे जो होती है वो स्मॉल पिली ही होती है। जो पिली और फिम्ब्री है, जो पिली है, अगर मैं यहाँ पे बैक्टीरिया बनाऊं तो इस बैक्टीरिया में जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कहलाएगी पिली। जबकि ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ ये कहलाएगी फिम्ब्री। फिम्ब्री न्यूमेरस होती है, फिम्ब्री न्यूमेरस होती है, साथ में अटैचमेंट में हेल्प करेगी और इन्फेक्शन में भी हेल्प करेगी। फिम्ब्री क्या करेगी, न्यूमेरस होगी, अटैचमेंट में हेल्प करेगी सबस्टेटम्स, और इन्फेक्शन में भी हेल्प करेगी। जबकि जो पिली होगी, ये पिली है, ये फिम्ब्री है। जो पिली है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में इन्वॉल्व होती है। कॉन्जुगेशन एक्चुअल में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ये कराता है, तो उसको हम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व मानते हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे।
अब नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है क्या है, यहीं पे देख लेते हैं एक बार कि एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, एक बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो जिसके पास प्लाज्मिड है उसको हम F पॉजिटिव बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर है F जो है, F मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। जिसके पास नहीं है उसको हम F नेगेटिव बोलेंगे। तो जिसके पास है वो क्या करेगा, एक ट्यूब बनाएगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब उसको बोलते हैं, जो कि पिली का ही बना होता है। अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई, अब इस प्लाज्मिड की कॉपी बनाएगा, ये जो प्लाज्मिड है इसका, इसकी कॉपी बनाएगा, और इसकी कॉपी बनाने के बाद इस कॉपी को ये इसके अंदर भेज देगा, इसके द्वारा, इस कॉपी को इसके द्वारा इसके अंदर ही भेज देगा। इसको हम बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेशन कहलाएगा। और ये ट्यूब क्या कहलाएगी, ये ट्यूब कहलाएगी कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब भी किसकी बनी होती है, पिली की बनी होती है। अगर हम पिली और फिम्बरी की बात करें तो ये दोनों ही पिलीन प्रोटीन की बनी होती हैं। दोनों किसकी बनी होती हैं, पिलीन प्रोटीन, एक स्पेशल टाइप प्रोटीन इसमें लिखा हुआ है। तो पिली फिम्बरी ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, ये सरफेस स्ट्रक्चर होती है जो कि मोटिलिटी में कोई स्पेशल रोल प्ले नहीं करती है। स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन कौन सी है, ये पिलीन प्रोटीन है, पिलीन प्रोटीन। दोनों ही इस पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। अब बात करते हैं फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ये कौन है। तो हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, ये बैक्टीरिया में फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है। किस तरह का होता है कुछ, यहाँ पे हम देखते हैं, इधर देखते हैं। तो यहाँ पे बेसल बॉडी बनाते हैं पहले कि चार रिंग मैंने बनाई है, जिसमें से एक का नाम होता है एल, एक का पी, एक का एस, एक का एम, एल पी एस एम। तो चार रिंग होती हैं जो कि बेसल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के एरिया है। ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का एरिया था यहाँ तक। अब ये इतना एरिया यहाँ से सेल वॉल वाला एरिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेल वॉल वाले हैं, ये सेल मेम्ब्रेन वाली है। तो अभी चार रिंग बन गई। अब ये रिंग बनाने के बाद यहाँ से ये बेसल बॉडी है, यहाँ से ये फ्लैजिला हमें दिखाई दे रहा है, मतलब फिलामेंट, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फिलामेंट बोलेंगे, तो फिलामेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब ये फिलामेंट है, ये बेसल बॉडी हो गई। अभी दोनों किसके द्वारा कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और होती है कुछ इस प्रकार से, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है, तो उसको हम बोलते हैं हुक। ये हुक हो गया, ये फिलामेंट हो गया, और ये बेसल बॉडी हो गई। ये चारों रिंग को मिला के हम बोलते हैं बेसल बॉडी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो एलपी रिंग है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ एस और एम रिंग होती है, एलपी ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है। तो हम याद कैसे रखेंगे, एलपी लैक इन पॉजिटिव, एलपी लैक इन पॉजिटिव मतलब कि जो एलपी होती है, एलपी रिंग वो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है, जबकि एलपीएसएम चारों ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। ग्राम नेगेटिव में चारों रिंग, ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एसएम होगी, एलपी नहीं होगी। इसका भी मतलब होता है एल मतलब लिपोप्रोटीनस, पी मतलब प्रोटीनस, एस मतलब सब मेम्ब्रेनस, और एम मतलब मेम्ब्रेनस हुआ करता है। इस तरह से हमने इसकी स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। स्ट्रक्चर्स बात करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या करेगी, स्प्राउटिंग आउट है। स्प्राउटिंग आउट मतलब कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि बाहर की तरफ निकली हुई है, अटैचमेंट में हेल्प करती है होस्ट टिश्यू में। अब आगे बात करते हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौन कौन। राइबोसोम कैसा पढ़ा था हमने प्रोकैरियोट में, तो 70s टाइप का प्रोकैरियोट में पढ़ा था। एस का मतलब क्या था, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीज हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम का साइज कितना है, 15 टू 20 नैनोमीटर। याद रखना है, राइबोसोम का साइज 15 से 20 नैनोमीटर हुआ करता है। सब यूनिट की अगर हम बात करते तो जो 70s टाइप का बैक्टीरिया वो होता है राइबोसोम, तो उसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50s टाइप का, जो स्मॉल सब यूनिट है
वो 30s टाइप का, जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s टाइप का होगा, स्मॉल सब यूनिट 30s टाइप का हुआ करता है। अब आगे इसमें एक स्ट्रक्चर लिखी हुई है, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या है, जिसको हम पॉलीसोम भी बोलते हैं। तो एक हमारे पास एमआरएनए था, हमारे पास एमआरएनए था कुछ इस प्रकार से। ये मैंने एमआरएनए बनाया। इस एमआरएनए को बनाने के बाद यहाँ से कई सारे राइबोसोम एक साथ अटैच हो जाएंगे, स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, कुछ इस प्रकार से कई सारे राइबोसोम जब अटैच हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, मतलब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ एक एमआरएनए पे अटैच हो जाए और ये एक बार में कई सारी प्रोटीन बना सकते हैं। पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, तो ये एमआरएनए को प्रोटीन में मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। तो पॉलीसोम समझ आ गया हमें। पॉलीसोम से आगे हम चलते हैं, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज जो होती है, हम कह सकते हैं कि यूनिक फीचर है बैक्टीरियल सेल का। तो बैक्टीरियल सेल में यूनिक फीचर है, क्या क्या चीज़ें होती है इसके पास इंक्लूजन बॉडीज में, हम देख सकते हैं। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंडेड नहीं होती, फ्रीली साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्म में फ्रीली देखने को मिलेगी। कौन कौन होगा इसमें? तो फॉस्फेट होती है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होता है। काम क्या क्या करता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स? जैसे कि हम जानते हैं एटीपी, एटीपी में हम क्या जानते हैं? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बेसिकली जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं वो एनर्जी स्टोरेज में, एटीपी स्टोरेज में और एटीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुआ करता है। तो आइडियल कंडीशन में हम इसको मानते हैं कि एटीपी स्टोरेज में ये हेल्प करता है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। अब बचा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होते हैं वो इमीडिएट एनर्जी सप्लायर की तरह यूज होता है। इमीडिएट एनर्जी सप्लायर की तरह यूज क्यों होता है? कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है और इसका यूज करके इंस्टेंट एनर्जी ली जा सकती है। तो ग्लाइकोजन का यूज करके इंस्टेंट एनर्जी ली जा सकती है, इसीलिए हम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी मान सकते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे अभी? अब एक और मिलता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या होता है? बेसिकली गैस वैक्यूल कई सारे काम करता है और एक काम स्पेशली भी करता है कि वो बायोएनर्जी प्रोवाइड कराने में भी हेल्प किया करता है। कई सारे ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल और ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। उसमें एक हमने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्रोमेटोफोर हुआ करता है, जो कि एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन से ही बना था। यहाँ पे हमारी प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। थैंक यू।